Hello guys, welcome to the YouTube channel Accounts Expertise. Today we will start our second session. फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं, और आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूज़र्स। थर्ड हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टू टाइप्स थे, प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेकंड लेवल ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस वाले ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम उसके बाद हमने इंटरेस्टेड यूज़र्स के बारे में डिस्कशन किया था कि हमारे इंटरेस्टेड यूज़र्स कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं इंटरनल, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सेकंड वन होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स, जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब आते हैं कि हमने वो फर्स्ट सेशन में सब डिस्कशन किया था, अभी हमारा सेकंड सेशन है, तो इसमें हम नया टॉपिक ले रहे हैं। सेम चैप्टर कंटिन्यू है हमारा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें है नीड ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बाय द डिफरेंट यूज़र्स, कि डिफरेंट यूज़र्स को नीड क्यों होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। जैसे ओनर एंड शेयर होल्डर्स, वेदर गेटिंग सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ओनर शेयर होल्डर जो अपना पैसा लगा रहे हैं कंपनी में, क्या उन्हें सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड और डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट। एंड एसेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी की हेल्थ कैसी है, मतलब कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या वीक है, ये वो जज करते हैं। डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, डायरेक्टर्स मैनेजर्स क्या होते हैं, वो अपनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपैरिजन करते हैं इन ऑर्डर टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। इंटरनल कंपैरिजन करते हैं कि पिछले साल हमारा क्या सिचुएशन थी हमारी, और इस आज करंट ईयर में हमारी क्या सिचुएशन है, हमारे कंपनी की ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। और एक्सटर्नल कंपैरिजन करती है किससे, दूसरी सेम सेक्टर की, सेम इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से, कि हमारी परफॉर्मेंस उन कंपनी से बेटर है या कम है। उसके बेस पर फिर वो डिसाइड करते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि अब हमें क्या नई स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि हमारी कंपनी ग्रो करे। थर्ड वन, क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स वांट्स टू नो वेदर द कंपनी इज़ एबल टू पे देयर डेब्ट्स। अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ये हमारा पैसा वापस लौटेगा या नहीं हमारे पास। तो हम क्रेडिट वर्दीनेस देखते हैं दूसरी कंपनी की, मतलब कंपनी की क्रेडिटर्स क्या करते हैं, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखते हैं कि वो हमारे जो डेब्ट्स है वो पे कर पाएंगे। क्रेडिटर्स लेंडर्स क्या देखते हैं, कंपनी के डेब्ट पे आउट रेशो देखते हैं कि कंपनी की डेब्ट पे आउट रेशो क्या है, वो हमें पैसा पे कर पाएगी फ्यूचर में नहीं। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एसेस वेदर और नॉट द इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी, क्या अगर आज मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं लगाना चाहता हूँ उनको कंपनी में, तो मैं ये देखूँगा ना कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या वीक है। ठीक है। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज, गवर्नमेंट और रेगुलेटरी एजेंसीज कौन कौन सी, ROC, IRDA, RBI, कस्टम डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को देखती है कंपनीज़ के। क्यों? क्योंकि उनको GST पे करना है, हमको इनकम टैक्स पे करना है, कस्टम, एक्साइज ड्यूटीज़, बहुत सारे टैक्सेस कंपनीज़ को पे करने होते हैं। क्या वो कंपनी पे करने में सक्षम है, क्या वो लायबिलिटी पूरी पे कर रही है हमें जितनी उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई है। गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए हमें कई बार नोटिस भी भेज देता है कंपनी को, GST डिपार्टमेंट से भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ जाते हैं कंपनी के पास। और कंपनी अपनी लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, ठीक है, बाय द रूल्स ऑफ लॉज वो इस्टेब्लिश होती है, इसलिए उसे अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करके ही आगे बढ़ना होता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का एक प्रोसेस है। डेट कंपनीज यूज टू शो देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनीज अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू क्या करती है, शो करती है किसको, आउटसाइड। जब तक कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दूसरी आउटसाइड यूज़र्स को शो नहीं करेगी, तब तक कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाएगा, कंपनी को कोई
उधार नहीं देगा कंपनी को कोई माल नहीं देगा, कंपनी को कोई कस्टमर जो है कंपनी का क्या देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, ये कंपनी किस टाइप की कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर बहुत लायबिलिटी होती है कि अगर जब तक वो अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी सबको, तब तक उस पर कोई रिलाई नहीं करेगा। और उसके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किससे दिखती है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किससे दिखती है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जो उसने पूरे साल काम किया है उसमें उसका सारा निचोड़ किस में होता है, सारा निचोड़ उसका किस में होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या अपनी फिगर्स शो करी हैं। ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस है प्रॉफिट अर्न है, प्रॉफिट कमाया है या लॉस बियर किया है कंपनी ने पूरे साल। प्रॉफिट अर्न और लॉस सस्टेन्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड कैन बी फाइंड आउट। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम जैसे पुराने ज़माने में लोग खाता बनाते थे, तो खाता तो ऐसे ही बना देते थे रफली, लेकिन ये जो कंपनी में जो खाते बनते हैं, अकाउंटिंग जो होती है वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से होती है। तो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि जो हमने प्रॉफिट अल्टीमेटली लास्ट में हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस बियर किया। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, हर एक की पोजीशन होती है दुनिया में भी। यार देखो, कोई किसी का कोई पोजीशन होती है, ऐसे ही कंपनी की भी पोजीशन होती है कि वो कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या फाइनेंशियली वीक है। ठीक है। तो कंपनी की पोजीशन हमें किससे पता चलती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या होती है कि मैनेजमेंट और अदर इंटरेस्टेड यूज़र जो है उनको हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारा अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो हमारा जो करंट अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है वो चल रहा है अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021। ठीक है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के बनते हैं, चाहे कंपनी पूरे साल के बीच में इस्टेब्लिश हुई हो, लेकिन उसके स्टेटमेंट्स हमेशा क्या होंगे, अकाउंटिंग पीरियड के बेस पर बनेंगे। जैसे कोई भी कंपनी आप उठा लीजिए, किसी की बैलेंस शीट, तो उसमें क्या मिलेगा, बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 जो आएगा। अभी जो गया 31 मार्च 2020। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की दूसरी डेफिनेशन कौन सी है, दूसरा टाइप कौन सा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल ऑफ कंपनीज कॉस्ट। कंपनी की जो कॉस्ट होती है, कंपनी में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट वो होती हैं जो ऊपर नीचे हो सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल इस बार कम आया, अगली बार ज़्यादा आ गया, या कोई भी फ्यूल या कंपनी के जो भी खर्चे हैं जो वेरिएबल हैं, जैसे कि कंपनी का कन्वेंस एक्सपेंस है, इस महीने कम आया, अगले महीने ज़्यादा आ गया। तो ये वेरिएबल क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन फिक्स्ड खर्चा जो कंपनी को अगर कंपनी ने रेंट पे ले रखा है कोई प्रीमाइस, तो वो फिक्स खर्चा रेंट जाएगा ही रहेगा। रेंट, अगर कोई रेंट पे चीज़ ले रखी है तो उसको 10,000 रुपये रेंट है, तो 10,000 हर महीने पे करना ही होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, कॉस्ट को कम करने की जो अकाउंटिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की जो अकाउंटिंग है उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल ऑफ कंपनीज कॉस्ट, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड, रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है हमारी, वेरिएबल या फिक्स्ड, उसको क्या करना, रिकॉर्ड, एनालाइज और रिपोर्ट करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। फिर उस कॉस्ट रिकॉर्ड जब रिपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है, इंट्रोड्यूस एफिशिएंसीज करती है और बजट एक्यूरेटली। किसी भी चीज़ करने के लिए हम पहले अपना बजट बनाते हैं कि हमें साल में इतना बजट है हमारा, हम इतना ही खर्चा बियर कर सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, पूरे साल का बजट बना लेती है और फिर क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करती है
ठीक है, या तो हमारा बजट के अंदर आना चाहिए खर्चा या बजट तक आना चाहिए। बजट से ज़्यादा आ रहा है अगर हमारा खर्चा तो हमें प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा, कंपनी को प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। तो ए कंपनीज मैनेजमेंट कैन मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस, इंट्रोड्यूस डेफिशिएंसीज एंड बजट एक्यूरेटली बेस्ड ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तभी कर पाएगी जब कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी सही होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, यहाँ पे यही बताया। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का बिजनेस नेट प्रॉफिट मार्जिन्स टू इम्प्रूव बिजनेस नेट प्रॉफिट मार्जिन बाय कंट्रोलिंग द कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट जब तक कम नहीं होगी तब तक हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं बढ़ता। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और खर्चा हमारा 200 हो रहा है तो हमें लॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो हम अपने कॉस्ट को यहाँ कम करते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स अबाउट बिजनेस ऑपरेशंस। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये मैनेजमेंट के लिए है बेसिकली। सबसे पहली अकाउंटिंग हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए। सेकंड हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी, कंपनी की कॉस्ट कम करने के लिए प्रोडक्ट वाइज। थर्ड हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, कि मैनेजमेंट कैसे डिसीजन लेगी, अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसीजन किसके बेस पे लेगी। जब तक हम उसे कंपनी के जो लो लेवल के मिडिल लेवल के मैनेजमेंट जब तक कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट को उसको रिपोर्ट नहीं देंगे कि कंपनी में क्या चल रहा है, तब तक वो बेस्ट डिसीजंस नहीं ले सकते कंपनी के अंदर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स प्रोवाइड करने, रिपोर्ट्स अबाउट बिजनेस ऑपरेशन। कंपनी में जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं, सेल्स, मार्केटिंग या कुछ भी जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं एटसेट्रा, डेट हेल्प मैनेजर्स। तो वो हेल्प करते हैं किसका, मैनेजर्स को, रिपोर्ट्स मैनेजर को प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये किस चीज़ में हेल्प करती है हमारी, देखो हमने फर्स्ट जो पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो हमारी हेल्प करती है किस में, कंपनीज़ के जो आउटसाइड एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उसको क्या अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर दिखाने के लिए। सेकंड हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी, वो किस लिए, ताकि हम अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सके, कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। थर्ड अकाउंटिंग जो हमारी है अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, किस लिए, ये हेल्प करती है बिजनेस को गोल्स अचीव करने में, बाय मेजरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करके रिपोर्ट्स के थ्रू। इट असिस्ट मैनेजमेंट इन टेकिंग रेशनल पॉलिसी डिसीजंस, वो रेशनल पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। एंड टू इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ इट्स डिसीजंस एंड एक्शंस टेकन। रेशनल पॉलिसी मैनेजमेंट का क्या करता है, ये रेशनल पॉलिसी डिसीजंस लेने में हेल्प, असिस्ट मतलब हेल्प करती है। एंड टू इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ इट्स डिसीजन। जब रिपोर्ट्स के थ्रू मैनेजर्स ने देख लिया कि हमारे पिछले साल में ये था और इस साल में ये, कोई जो डिफरेंस आए उसको उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, पॉलिसीज़ बनाती है कि हमें अपनी पॉलिसीज़ में सुधार करना है जिससे हमारा कंपनी की ग्रोथ हो। फिर उसको इवेलुएट करती है कि जो हमने अप्लाई किया ग्रोथ करने के लिए उसका इम्पैक्ट को इवेलुएट करती है एंड एक्शन टेकन। अगर फिर भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज रह जाती है, अगर कुछ भी डिफरेंस रह जाता है, फिर उसके लिए क्या करती है, एक्शन टेकन, फिर उसके लिए एक्शन लेती है। बेनिफिट्स क्या है इसके, सबसे पहला प्लानिंग फॉर फ्यूचर। सबसे पहला बेनिफिट है प्लानिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या होता है, हम पहले से फ्यूचर के लिए प्लान कर लेते हैं कि हमें हमारे स्टेप्स क्या होंगे आगे के लिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग फॉर एक्शंस टू बी टेकन। हम स्टार्टिंग में ही क्या कर लेते हैं, डिसीजंस ले लेते हैं कि हमें फ्यूचर में एक्शंस क्या लेने हैं, करंट में एक्शन क्या लेने हैं और फ्यूचर में क्या लेने हैं। आइडेंटिफाई अर्ली साइन ऑफ प्रॉब्लम्स। हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि जो प्रॉब्लम्स हमने इस बार फेस की है वो फिर से दोहराई ना जाए। जैसे मान लो करंट ईयर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो नेक्स्ट ईयर में मैनेजर्स क्या रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे नहीं, ताकि ये जो गड़बड़ हुई है ये आगे फिर से नेक्स्ट ईयर में ना हो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इन बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लान्स। क्या करता है ये, जो हमारे बिजनेस की स्ट्रेटेजी, हर बिजनेस में क्या होती है, स्ट्रेटेजी। जब तक हम कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तब तक हम टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी ज़रूरी है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक प्लान जो हमने बनाए हैं उसको मैनेज करने के लिए, स्ट्रेटेजिकली मैनेज करने के लिए
ये मैनेजरियल अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। बिना मैनेजरियल अकाउंटिंग के हम जो बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लान्स हैं उसको अचीव नहीं कर सकते अपने प्लान्स को। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ज़रूरी है स्ट्रेटेजिक बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लान्स में। कहने का भाव क्या है कि कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ही हमारे बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लान्स अचीव होते हैं। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किस पे बेस है? मैनेजरियल अकाउंटिंग पे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है? सबसे पहला पॉइंट रिलायबिलिटी। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए। मतलब कि जो चीज़ मुझे मिल रही है इन्फॉर्मेशन के तौर पर उस पर मैं आराम से रिलाई कर सकूँ। रिलाई मतलब विश्वास कर सकूँ। मतलब यूज़र्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं पूरी तरह से उस इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड हूँ। मुझे अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत मिल रही है तो मेरे लिए गलत है, और सही मिल रही है तो मेरे लिए सही है। ए रिलायबल इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। जो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है वो हमेशा क्या होगी? एरर फ्री होगी और बायस फ्री होगी। एंड फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इट मीन्स टू बी, और सही तरह से वही चीज़ रिप्रेजेंट करेगी जो वो रिप्रेजेंट करना चाहती है। इन्फॉर्मेशन तो कुछ है लेकिन रिप्रेजेंट वो कुछ और कर रही है। जैसे एग्जाम्पल में, एन ऑडिटर मस्ट बी एबल टू वेरीफाई ए ट्रांजेक्शन बैक टू इट्स ओरिजिन विद द हेल्प ऑफ इन्वॉइसेस, मेमोज, सेल्स। अब मान लो कोई सेल है तो वो 100 रुपये का और मैंने 200 रुपये का चढ़ा रखा है बुक्स में, वही इन्वॉइस नंबर, तो ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल कहाँ हुई? मैं तो टैली में मैं अपनी बुक्स में ऑफ अकाउंट्स में देख रहा हूँ कि 200 रुपये का बिल चढ़ाया हुआ है, एक्चुअल में वो इसकी इनवॉइस वैल्यू 100 रुपये है, तो डैट इज़ इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रिलायबल। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया ये। सेकंड, रिलीवेंस। ऑल दोज आइटम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी रिपोर्टेड दैट मे एड द यूज़र इन मेकिंग डिसीजंस एंड प्रेडिक्शंस। क्या कि इन्फॉर्मेशन रिलीवेंट होनी चाहिए। पहला था रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है रिलीवेंट होनी चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऑडिटर होते हैं या जो भी कंपनी के यूज़र्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट चाहिए। जो एक्चुअल प्रोडक्शंस हैं, जो इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को या ऑडिटर को मिल रहे हैं, कंपनी की जो ऑडिट कर रहा है वो उस पर आराम से रिलाई करके और उस तभी कर पाएगा जब वो रिलीवेंट होगी इन्फॉर्मेशन। अब वो रिलीवेंट कैसे होगी? उसी के बेस पे वो डिसीजन देगा, क्योंकि ऑडिटर जो होते हैं कंपनी में जो ऑडिट करने आते हैं वो क्या करते हैं? वो डिसाइड करते हैं, वो अपने रिमार्क्स देते हैं कंपनी को कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल एरर फ्री हैं और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमें बिल्कुल रिलीवेंट दी है। वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हम उनकी फ़िज़िकल फॉर्म में वही उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड शुड नॉट बी रिलीवेंट नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए, एंड कैपेबली ऑफ मॉनेटरी कंप्यूटेशन में ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी चीज़ अकाउंट्स में बिना मॉनेटरी के कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ एक्सपेक्टेड, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द टोटल अमाउंट ओड बाय द डेटर्स बट रेदर देन नंबर ऑफ डेटर्स। कोई भी कंपनी में कुछ हम क्या जानना चाहेंगे कि कंपनी में डेटर्स ज़्यादा हैं या कंपनी में नंबर ऑफ डेटर्स कितने हैं या कितने पैसे हमें डेटर्स को देने हैं। क्या चीज़ मेन मायने रखती है? अमाउंट ओड बाय द डेटर्स रेदर देन नंबर ऑफ डेटर्स। मतलब कि हमें डेटर्स से कितना पैसा लेना है, डेटर्स की संख्या कितनी है वो चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखती है जितनी कि हमें डेटर्स से पैसा लेना है। तो इन्फॉर्मेशन रिलीवेंट क्या हुई कि हमें डेटर्स से कितना पैसा लेना है। थर्ड पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के टॉप लेवल पे होते हैं। डिसीजन मेकर्स या टॉप लेवल पे होता है कंपनी के, या जो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द सेम मैनर, सेम सेंस। वो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है और मैंने उसको दूसरे सेंस में ले लिया तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए गलत साबित हो जाएगी। तो डिसीजन मेकर्स को वो ही इंटरप्रेट करना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसी सेंस में जिसमें कि वो प्रिपेयर की गई है और उनको कन्वेट की गई है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है?
कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह से होनी चाहिए जो डिसीजन मेकर उसको सही तरह से इंटरप्रेट कर सके, वो होती है कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। तो ए मैसेज इज सेड टू बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज़ इंटरप्रेटेड बाय द रिसीवर ऑफ मैसेज। जो मैसेज रिसीवर को दिया जा रहा है, कम इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर को दी जा रही है वो उसी सेंस में उसको समझे जिस सेंस में उसको भेजी गई है। अगर उस सेंस में उसने सही नहीं समझा तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन क्या है, इररिलेवेंट एंड नॉट रिलायबल। ठीक है। द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। द प्रेजेंटेशन मेन बात किस पे रखती है, प्रेजेंटेशन की। हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनाए हुए हैं, हमने अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जो समराइज़ किया हुआ है, इंटरप्रेट किया हुआ है, वो किस फॉर्म में किया हुआ है, वो सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है यूज़र्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तो हमारे वो किसके ऊपर रखता है, प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड, कि हमारी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। फोर्थ वन, कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी। इट हेल्प्स द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंशिएट, एनालाइज, इम्प्रूव एंड टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हाइल कंपेयरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड एंड विद अदर एंटिटीज़। एक कंपैरिजन क्या होता है, एक होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन, एक होता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन। ठीक है। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन क्या होता है कि हमने पिछले साल हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे फिगर्स थी, और इस साल हमारी करंट ईयर में हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो हम अपने पिछले साल के बैलेंस शीट भी आप कोई उठा के देखेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारे पिछले साल की फ़िगर्स भी होती हैं और करंट ईयर की फ़िगर्स भी होती हैं। तो हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल हमारा क्या सिचुएशन थी और इस साल हमारी क्या सिचुएशन है। तो ये होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन। और होता है दूसरी होता है विद इंडस्ट्री कंपैरिजन, कि हमारे इस तरह की जितनी और कंपनीज है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो ये क्या होना चाहिए, इट हेल्प्स द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो कंपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं उनको इस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो डिफरेंशिएट, एनालाइज एंड इम्प्रूव एंड टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सकें। जब वो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकें क्या करते समय, कंपनी के कंपैरिजन वैल्यूज़ को कंपेयर करते समय, किससे, ओवर ए डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि पूरे अकाउंटिंग ईयर के बेस पे या हाफ ईयरली के बेस पे। ठीक है। और दूसरे पहला ये है कि डिफरेंट पीरियड टाइम, दूसरा विद अदर एंटिटीज़, कि अगर उन्हें डिफरेंट पीरियड में कंपनी की सिचुएशन देखनी है तो उसमें तो उस तरह से भी देख सकें, और दूसरी एंटिटीज़ से देखनी है तो दूसरी एंटिटीज़ से भी देख सकें। तो इसके लिए क्या है, पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कॉमन। अगर कोई यूज़र किसी भी चीज़ को कंपेयर कर रहा है तो उसका फाइनेंशियल ईयर सेम होना चाहिए, फाइनेंशियल पीरियड जो है वो सेम होना चाहिए बिल्कुल। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीज़ में है लेकिन दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरी एंटिटी के डॉलर्स में है, तो मैं रुपीज़ और डॉलर्स में कैसे कंपैरिजन कर पाऊँगा। तो हमारी जो कंपैरिजन होनी चाहिए वो कैसे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब मस्ट भी कॉमन। रुपीज़ में ही तो हम कंपनीज का कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अकाउंटिंग पीरियड के बेस पे या यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बेस पे उस चीज़ को एनालाइज, डिफरेंशिएट, एनालाइज, इम्प्रूव कर सके और उसी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सके। ठीक है गाइज, आज की सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी, देखते रहिए आप। ठीक है। हर चीज़ को जितना भी समझाया उतना रिमाइंड करते जाइए। Thank you for watching the video. Okay, bye. Having a nice time. आगे हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हमारे थर्ड सेशन में अगले न्यू टॉपिक के साथ। ओके।